अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल आरडीज एंड जीके विद दानिश। जैसा कि आपको पता है कि आज एक कंटेम्प्रेरी एक इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट हुई है ऑन द फॉल ऑफ डेमास्कस। और 50 इयर्स का जो एक रूल था ऑफ द अल असद फैमिली वो फाइनली एंड हुआ। जो कि एक बहुत टायरनेस रूल था और जिसके अंदर एक माइनॉरिटी ने एक मेजॉरिटी के ऊपर कब्ज़ा किए रखा और एक डेमोक्रेटिक जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कर्ब किया और डिसेंट को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं होने दिया। और उसकी बेस पर अपोजिशंस का विक्टिमाइजेशन का कल्चर रहा है। और उसके अलावा 1982 में अल हमा के अंदर जो मैसेकर था, अल हफीज़ुल असद जो बशारुल असद के फादर थे, उन्होंने जो किया वो भी आज भी तारीख की किताबों में मौजूद है। तो चीज़ ये है कि जो मिडल ईस्टर्न क्राइसिस के हवाले से जब भी बात डिस्कस करते हैं तो मिडल ईस्ट के जो बहुत सारे क्राइसिस हैं वो बेसिकली ऑटोमन एम्पायर के जब टुकड़े किए जा रहे थे तो उस टाइम पर एक स्काई पिकेट एग्रीमेंट हुआ था जिसके बारे में टिम मार्शल ने बोला था in his book Prisoners of Geography that artificial borders created under Sky's picket agreement in Middle East are now being redrawn through blood। ये बुक क्योंकि 2016 में लिखी गई है तो उस टाइम पर मिडल ईस्ट के अंदर ना सिर्फ सीरिया, इसके अलावा लेबनान, इसके अलावा टूनिशिया, टूनिशिया के अंदर अरब स्प्रिंग आ चुकी थी। सीरिया इजिप्ट के अंदर जो है उसने मुबारक का ख़त्म होता है और उसके बाद फिर मोहम्मद मुर्सी आता है। मोहम्मद मुर्सी की भी गवर्नमेंट ख़त्म हो गया, एलसीसी आता है, तो एक टर्बुलेंस नज़र आती है। तो सबसे बड़ा स्काई पिकेट एग्रीमेंट जो 1916 1917 में हुआ बिटवीन द ब्रिटिश, फ्रेंच एंड यूएसएस, रशिया एंड बाद में जो ज़ार रशिया था वो हट गया क्योंकि बोल्शेविक रेवोल्यूशन आ गया। तो इस स्काई पिकेट एग्रीमेंट को उस टाइम पे जो बोल्शेविक रेवोल्यूशन के बाद लेनिन की गवर्नमेंट थी उसने इसको ओपन अप कर दिया कि ये एक एग्रीमेंट था जिसके तहत इराक का एक नया कंट्री क्रिएट किया गया, सीरिया बनाया गया। तो बॉर्डर्स ऐसे क्रिएट किए गए कि उसके में सबसे बड़ा जो फ्लॉ ये है कि कुर्दिश पीपल जो है उनकी अच्छी भली मेजॉरिटी पाई जाती है लेकिन उनकी कोई स्टेट नहीं है। ठीक है। तो इस वजह से एक तो अपराइजिंग हमेशा आपको सीरिया के अंदर नज़र आती है, इराक के अंदर नज़र आती है, टर्की के अंदर नज़र आती है और इवन इन ईरान नज़र आती है। ईरान का जो प्रोविंस ईरान का जो प्रोविंस है सेकेस, ठीक है, सेकेस सिटी है, तो वहाँ पर आपको हमेशा ये अपराइजिंग नज़र आती है कि कुर्दिश जो है वो अपराइजिंग करते हुए नजर आते हैं कि अपने राइट्स की बात करते हैं कि हमें राइट्स चाहिए। और इनको बारे में कहा जाता है द लार्जेस्ट नेशन विदाउट स्टेट ऑन द अर्थ। तो ये सिचुएशन जो है नज़र आती है। अब इसी तरह से एक सिनेरियो जो है वो सीरिया का डोमेस्टिक, अगर सीरिया को ड्रॉ किया जाए तो सीरिया को हम यूँ कर सकते हैं कि सीरिया के 3 हिस्से किए जाएँ तो 20% वुड बी लाइक अलाविड्स, या जिनको आप कह सकते हैं जो प्रो अल असद गवर्नमेंट जिनको कहा जा सकता है। ठीक है। एंड देन सेक्टेरियन वाइज सुन्नी या ऑर्थोडॉक्स सुन्नी कह लें, सुन्नीज एरिया जो कॉन्स्टिट्यूट करता है, अगर इसको उस बेसिस पे डिवाइड किया जाए तो ये तकरीबन 60% एरिया बीच में बनता है। एंड देन कुर्ड्स 20% कुर्ड्स हैं। सो अब होता यह है कि अल असद जो है, बशारुल असद, ही बिलोंग टू बाथ पार्टी। ठीक है। बाथ पार्टी बेसिकली प्रोग्रेसिव पार्टी है। ठीक है। और ये वो पार्टी थी जो लेफ्टिस्ट पार्टी थी। तो लास्ट रेमनेंट्स ऑफ कम्युनिज्म को अगर कोई चीज़ रिफ्लेक्ट करती है इन द मिडल ईस्टर्न सिनेरियोज तो बाथ पार्टी है। तो बाथ पार्टी का सदाम हुसैन वाज आल्सो बिलोंग टू बाथ पार्टी। इसके अलावा बाथ पार्टी से ये अल असद फैमिली थी। तो ये लोग, इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स थी, प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स, लिबरल वैल्यूज़ को और सोशलिस्टिक टेंडेंसीज को जो है प्रमोट करने में मिडल ईस्ट के अंदर किरदार अदा किया। तो अगर इस पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो एक प्रोग्रेसिव रूल का इख्तिताम होता है। लेकिन अगर दूसरे पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो अंडर द गार्ब ऑफ द प्रोग्रेसिव रूल एक टायरेंट था जो कि तख्त पे बैठा हुआ था और उसकी गवर्नमेंट फाइनली पीपल ने टॉपल अप कर दी। अब जो करंट बेसिकली अगर आप देखी जाए तो इस सिनेरियो में क्या होता है कि सीरिया 1, सीरिया 2 एंड सीरिया 3 का एक मॉडल भी 2013 में फ्लोट हुआ था थ्रू सम रशिया यूएस बेस इंटेलेक्चुअल थिंक टैंक्स।
सीरिया 1, सीरिया 2 एंड सीरिया 3, जिसमें ये कहा गया कि सीरिया 1 एक शिया पॉपुलेशन रिलेटेड जो एरिया है उसको एक सीरिया बना दिया जाए, कुर्द को एक ऑटोनोमस रीजन कर दिया जाए, और बीच में जो एरिया है वो उसको एक अलग कर दिया जाए। होता ये है कि 2011 में जब अरब स्प्रिंग आता है और एक फ्रूट सेलर इन द टूनिशिया अपने आप को आग लगाता है, तो उसके बाद जो उसका रिपल इफ़ेक्ट होता है वो सबसे पहले होता है लीबिया पे, जिसके अंदर फाइनली कदाफ़ी की गवर्नमेंट ख़त्म हो जाती है। ठीक है। तुनीजिया में डेमोक्रेटिक रूल आ जाता है। तुनीजिया में भी अगर देखा जाए तो डेमोक्रेटिक रूल जो आया, तो उसके अंदर अभी तक स्टेबिलिटी नहीं आई, अभी तक 10-11 साल में चौथा प्रीमियर है जो आ चुका है, तो गवर्नमेंट्स उनकी जो रिक्वायर्ड टाइम है वो पूरा नहीं कर सकी। कदाफ़ी टॉपल अप हो जाते हैं इजिप्ट में, हुस्नी मुबारक टॉपल अप हो जाते हैं, और अल तहरीर स्क्वायर पे बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आ जाते हैं। हुस्नी मुबारक टॉपल अप, और इसके बाद बहरीन में फेल हो जाती है, सप्रेस कर दी जाती है। बहरीन के अंदर भी बहुत ज़्यादा लोग रोड्स पे आते हैं, लेकिन बहरीन में ये मूवमेंट सप्रेस कर दी जाती है। लाइकवाइज सीरिया के अंदर भी ये मूवमेंट आई। अब सीरिया में जब मूवमेंट आई, और यमन में भी आई, यमन में हौसी रेबल्स हैं वो कंट्रोल कर लेते हैं। सीरिया के अंदर जब गवर्नमेंट आई, तो होता ही है कि जो गवर्नमेंट फोर्सेस होती हैं, रीजनल पावर फिर आ गई, गवर्नमेंट फोर्सेस होती हैं जो असद की फोर्सेस होती हैं उनको सपोर्ट करता है ईरान। ठीक है। रीजनल पावर्स इन्वॉल्व होती हैं। पहले ये डोमेस्टिक इशू होता है, गवर्नमेंट फोर्सेस क्या करती हैं, स्प्रेस करती हैं। एक नॉर्मल प्रोटेस्ट होता है जैसे सिविल प्रोटेस्ट होता है, उसको स्प्रेस करती हैं और फोर्स का यूज़ करके और टैंक्स और से फायरिंग की जाती है। तो उसके बाद जो सिविल फोर्सेस होती हैं जो अपराइजिंग करी होती हैं वो कन्वर्ट हो जाती हैं इन द फ्री सीरियन आर्मी। ठीक है। फ्री सीरियन आर्मी, फ्री सीरियन आर्मी के बाद फिर इसके कुछ लोग टूट के जो है वो उसमें चले जाते हैं। दाइश में एक बड़ा फियास्को 2014-2015 रहा है इराक के अंदर। तो इराक और शाम के अंदर, सीरिया के अंदर, तो फ्री सीरियन आर्मी अपराइजिंग करती है। इसमें कुछ ग्रुप्स टर्किश सपोर्ट के थ्रू होते हैं, टर्क सपोर्ट कर रहे होते हैं इनको, कुछ को कैसे सऊदीया सपोर्ट कर रहा होता है। ओवरऑल ये रीजनल पावर्स में, और जो गवर्नमेंट बैक फोर्सेस होती हैं उनको सपोर्ट जो है वो ईरान की तरफ से थी। ठीक है। तो रीजनल पावर्स में ये सिचुएशन थी, बिकॉज अल असद इज़ द अलाई ऑफ, बशार अल असद इज़ द अलाई ऑफ ईरान, रीजनल अलाई। अब इस टाइम पे इसराइल भी इन्वॉल्व हो जाता है, बिकॉज बिशार अल असद इज़ द एनिमी ऑफ इसराइल एज वेल, बिकॉज ही इज़ द अलाई ऑफ ईरान। तो 2014 के बाद जब रशिया इन्वॉल्व होता है, 2016, 2015, 16 में आईसिस को क्रैश किया जाता है, और एक सॉर्ट ऑफ कह लें कि एक बफर जोन सा क्रिएट हो जाता है कि जो अपोनेंट्स होते हैं उनके पास कुछ प्रोविंसेस होते हैं, एक दो प्रोविंसेस अपोनेंट्स के पास होते हैं ऑफ द असद फैमिली। और जो कुर्द एरियाज हैं, कुर्द एरियाज में कुछ एरियाज में टर्की खुद आके बैठ जाता है। ठीक है। जिसमें इदलिब का सिटी है, यहाँ पे टर्की खुद आके बैठ जाता है। तो अब इसके बाद से आपको एक खामोशी नज़र आती है इन द मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स, बिकॉज प्यूटिन जो है कहता है, बिकॉज अल असद का इसमें जब प्यूटिन इन्वॉल्व होता है, रशिया इन्वॉल्व हो जाता है, तो होता ही है कि 2015 के अंदर जब प्लेन्स उड़ते हैं, 2015-16 के अंदर, कि वो किसी तरह से अभी अल असद के ट्रूप्स को हरा देंगे, तो अमेरिकन जेट फ्लाइट उड़ता है फ्रॉम द गल्फ, पर्शियन गल्फ में जो उनका फ्लीट मौजूद है उसके थ्रू। तो उस टाइम पर प्यूटिन की तरफ से थ्रेटन आता है कि अगर अल असद का रिजीम टॉपल किया गया तो अगले 20 मिनट्स में सऊदी अरेबिया दुनिया के नक्शे पर नज़र नहीं आएगा। सो उसके बाद से थोड़ा सा, क्योंकि सऊदी अरबिया तो वन ऑफ द की रीजनल अलाई ऑफ, बिकॉज वी विल रिटेलिएट ऑन द सऊदी अरेबिया, प्यूटिन की बड़ी एक एग्रेसिव स्टेटमेंट थी और उस टाइम की बहुत ज़्यादा फेमस हुई। तो उस टाइम पर फिर उसके बाद से एक टिट फॉर टैट सिचुएशन आती है, और आईसिस की तरफ एक जॉइंट एफर्ट होती है कि आईसिस को क्रश करना है। तो आईसिस में क्योंकि फ्री सीरियन आर्मी के लोग भी होते हैं, तो इस तरह से फ्री सीरियन आर्मी वीक हो जाती है, और अल असद रिजीम जो है 2016-17 के बाद थोड़ा सा अपनी चीज़ों को कंसोलिडेट कर लेता है। अब अचानक से 2024 में देखा जाए तो उसकी वजह ये है कि कैसे ये जो है रेबल्स अगेन से टॉपल अप होते हैं और इतने स्ट्रांग हो जाते हैं कि विद इन 10 डेज, जैसे कि तालिबान ने सिर्फ 12 दिन में वही एक तरह से ड्रामा नज़र आ रहा है कि जिस तरह 12 दिन के अंदर तालिबान ने फॉल ऑफ काबुल कर लिया, तो इसी तरह से 10 डेज के अंदर फॉल ऑफ डमेस्कस हो जाता है। सो एक तो एच जो ग्रुप है उसको सपोर्ट टर्की कर रहा है, जो मेजर ग्रुप है जो इस टाइम पर जिसने ये पूरा ड्रामा ऑर्केस्ट्रेट किया। और इस दौरान दूसरी चीज़ ये है कि पुतिन जो है वो बिज़ी है इन यूक्रेन वॉर, ऑब्वियसली रशिया इज़ बिज़ी इन यूक्रेन वॉर, तो वहाँ पर उनकी एनर्जीज हैं।
दूसरा, ईरानियन एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस बड़ा वीक हो चुका है। ईरान की जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है वो बहुत वीक हो चुकी है। यहाँ पर हिजबुल्ला, जैनबून, जो ईरान की प्रॉक्सीज थी, दैट सपोर्ट किसको सपोर्ट करती थी, बशारुल असद को, हिजबुल्ला हो गया, जैनबून हो गया, लाइक वाइज फातमून, और एक और ग्रुप है इनका, अल जिहाद ग्रुप, इस्लामिक जिहाद ग्रुप। ये सारे ग्रुप्स जो हैं यहाँ पर सीरिया में सपोर्ट करते थे, और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के भी अपने ऑपरेटेड लोग मौजूद थे कि जो यहाँ पे लड़ते थे। और इसलिए अभी कासिम सुलेमानी को भी आप देखें तो 2020 में कासिम सुलेमानी वाज असैसिनेटेड इन द इराक में उसको ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू मारा गया था, थ्रू अमेरिका शहीद किया गया था। तो अब ये सिचुएशन ये होती है कि हिजबुल्ला, जैनबून और इस्लामिक जिहाद वगैरह ये बाहर लड़े होते हैं। तो अब आप देखें तो हिजबुल्ला इस वक्त बहुत ज़्यादा वीक हो गई है। तो ईरान की जो सबसे बड़ी प्रॉक्सी है इन द मिडिल ईस्ट वो हिजबुल्ला है। हिजबुल्ला की वीक होने से इनडायरेक्टली जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा वो अल असद के रिजीम को पड़ा। सो उसके बाद अभी जो है 10 दिन के अंदर ये टॉपल अप होता है, और टॉपल अप के बाद अल असद इज़, अभी तक की जो अपडेट है, बशारुल असद के बारे में कहा जा रहा है कि उसके प्लेन को भी हुआ है, फ्ली कर रहा था कि उसके प्लेन को हादसा हुआ है, उसके वेयर अबाउट्स आर अननोन। और डमास्कस इज़ इन फुल कंट्रोल ऑफ रेबल्स नाउ, राइट नाउ। और इस पर जो रीजनल पावर्स की स्टेटमेंट्स है, तो अर्दोगान ने कहा है कि अ न्यू रियलिटी इज़ इमर्जिंग इन सीरिया। ठीक है। तो ये उर्दगान की स्टेटमेंट है, और ये कल की स्टेटमेंट है तैयब उर्दगान की, जब अभी तक डमेस्कस जो है वो टॉपल अप नहीं हुआ था। तो लेकिन नज़र आ रहा था चीज़ें जिस तरह से रिट्रीट कर रही थी अल असद फोर्सेस, तो इट वाज लाइक इट वुड बी इन द मैटर ऑफ डेज। तो उसके बाद दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट जो ये है वो ये है कि 1974 के बाद जो गोलान हाइट्स की कैप्चर के बाद से 67 में हुई थी, और उसके बाद उसी को लेके दोबारा जो फाइट हुई 74 के अरब इसराइल वॉर के बाद, फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सीरिया के अंदर इसराइली फोर्सेस इंटर हो गई हैं। ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इसराइली फोर्सेस ने भी ग्राउंड इन्वेजन स्टार्ट कर दी है ऑफ सीरिया, कुछ एरियाज़ में जो उनको एरियाज़ कंसोलिडेट करने हैं जहाँ से उनको था कि उनकी इंटरेस्ट को ख़तरा हो सकता है, तो बफर जोन्स। सो व्हाट वुड द फ्यूचर, फ्यूचर ये हो सकता है कि एक तो अमेरिकन मॉडल जो था सीरिया वन, सीरिया टू, सीरिया थ्री, उसकी तरफ हो सकता है, थिंक टैंक की तरफ, उस तरफ तो हो सकता है चीज़ें लेके जाई जाए। और बफर जोन क्रिएट करने का टर्की भी चाहेगा कि टर्की के साथ जो कर्द एरियाज़ हैं उनके और टर्की के बीच में कोई एक बफर जोन टाइप चीज़ हो, वहाँ पे कोई और चीज़ मौजूद हो, कोई और फोर्स मौजूद हो। और मोस्ट प्रोबेबली जो फ्री सीरियन आर्मी के ग्रुप जिसको टर्की ने सपोर्ट किया था, टर्की वुड लाइक कि वहाँ पर एक बफर जोन के तौर पे वहाँ पे वो चीज़ें मौजूद हों, टर्की इदलिब वगैरह का कंट्रोल टर्की के पास ही रहे। और लाइकवाइज इसराइल ये चाहेगा कि सीरिया से दोबारा से कोई इस तरह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट उसकी जो इर्द गिर्द के एरिया है वहाँ पर कोई ना आए। और नाउ इस टाइम पे जो सबसे इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है, या जो इम्पोर्टेंट की फैक्टर है, वो ईरान है। ईरान के जो उसका कौंसल खाना था, उसका सफारत खाना था, उसको भी जला दिया गया है इन द डमेस्कस। और ईरान की तरफ से कोई प्रॉपर रिएक्शन अभी तक नहीं देखने को मिला। ईरान की तरफ से साइलेंस ही नज़र आ रही है। इसको देखा जाए तो एक तरह से बहुत बड़ी ईरानियन इन द मिडल ईस्टर्न प्रॉक्सी वॉर, क्योंकि ईरान की प्रॉक्सी वॉर्स के बारे में ईरान का कहा जाता है कि ईरान इज़ द चैंपियन ऑफ द प्रॉक्सी वॉर्स। तो सिंस 7 अक्टूबर 2023 ईरान की प्रॉक्सी वॉर्स में रिट्रीट नज़र आती है, और उसके अंदर इसराइल ने 3 4 फ्रंट्स पे इसराइल के साथ ईरान उस तरह से नहीं कर पाया। और अभी भी ये जो बशर असद का रिजीम का टॉपल अप होना है, तो ईरान का कहा ये कहना बेजान ही होगा कि ईरान ने अपना बहुत बड़ा अलाई जो है इन द मिडिल ईस्ट इस टाइम पे लूज़ कर दिया है। क्योंकि इराक के अंदर भी मुक़्तदर सदा का जो ग्रुप है वो भी इस वक्त इस तरह से ईरान को उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहा जो ओवरऑल चीज़ें नज़र आ रही हैं। तो ईरान का ग्रिप ऑन द पावर ऑफ द मिडिल ईस्ट थोड़ी वीक हो रही है। सो ये एक डेवलपमेंट है रिगार्डिंग, तो इसका ज़रिए पता है वैक्यूम का इसराइल विल बी कैपिटलाइजिंग दैट वैक्यूम बिकॉज बोथ आर राइवल्स। और सऊदीया, लेट्स सी कि अब सऊदीया और ईरान के क्या रिलेशंस बनते हैं। और इस चीज़ को लेकर जो कि KSA एंड इसराइल की नॉर्मलाइजेशन डील थी, जो कि जेरेड कश्नर के एरा में भी पॉसिबल थी बैक इन 2020। सो अब मोर प्रॉब्ली जेरेड कश्नर को दोबारा मिडिल ईस्ट का रोल मिलेगा अंडर द ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। और अब
ईरान के ऊपर या तो सैंक्शंस की बात की जाएगी दोबारा से, ट्रम्प थोड़ा एग्रेसिव होगा इन द मिडल ईस्टर्न पॉलिटिक्स, और इसके अलावा KS एंड इसराइल की जो नॉर्मलाइजेशन की डील है वो भी कहीं ना कहीं अब KSA विल बी इन द मोर सेफर साइड कि नाउ मैं कर सकता हूँ, मुझे रिpercussions की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होगी। और यमन के अंदर भी अब हौसीज आर द ओनली ग्राउंड जहाँ पर ये कहना जो है वो कहा जा सकता है कि इस टाइम पे ईरान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है कि हौसीज कंट्रोल कर रहे हैं। एंड नाउ लेट्स सी कि हौसीज का क्या इन द फ्यूचर उनकी पोजीशन बनती है, क्या क्या सिचुएशन होती है। सो दिस इज़ द ओवरऑल जो कि डेवलपमेंट्स आज के दिन को लेकर नज़र आ रही हैं। होप सो यू गाइस वुड हैव लाइक दिस वीडियो। अगर आप लोगों को कंटेंट पसंद आया है तो काइंडली वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू जी, अल्लाह हाफिज़।